इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आइए देखिए। डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए हमसे पूछता है कि डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। अब जनरली इस डिस्टेंस को 2a के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि 2a ही लिखना है, 2x भी लिख सकते हो आप, सिर्फ x भी लिख सकते हो। लेकिन जो डेरिवेशंस होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये 2a डिस्टेंस लेने से बेनिफिट रहता है, इसीलिए इसको जनरलाइज्ड वे में भी 2a कर दिया गया है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, उसको आपने बोल दिया एक डाइपोल, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। दूसरी बात, जितना पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है उतनी ही वैल्यू नेगेटिव चार्ज की होनी चाहिए, यानी कि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। नाउ डिफाइन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कहते किसको हैं आप? डाइपोल मोमेंट एक क्वांटिटी है जिसको आप p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब एक डायरेक्शन होना चाहिए। डायरेक्शन होता है इसका नेगेटिव टू पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, इस दिशा में नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन जब भी आप इसको लिखेंगे ना तो p ऐसे लिखेंगे, ऊपर एरो इस तरीके से बनाएंगे। एक बड़ा सा एरो आप नेगेटिव टू पॉजिटिव दिखा दो, जिससे कि ये आइडेंटिफाई हो कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है क्या, इट इज़ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखें, कभी भी ऐसा नहीं बनाना चाहिए, ये कहीं पे भी परमिटेड नहीं है, ये ध्यान रखें। ऐसा उल्टा डायरेक्शन दिखाने के लिए ऐसे एरो नेगेटिव को इस साइड में या रिवर्स साइड में इसको ना बनाएं, इस तरीके से इसको बड़ा एरो की फॉर्म में दिखाएं। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे ही लिखें। नाउ डाइपोल मोमेंट का सिंबल हो गया P, उसके ऊपर हमने एरो साइन लगा दिया। इसकी फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a। अब Q का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस। अब आइदर ऑफ द चार्जेस का मतलब क्या है? चाहे पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड ले लो, चाहे नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही है ना, तो उसका हमने मॉड वैल्यू ले लेना है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। तो सिंपल फॉर्म में आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सिर्फ डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ, ठीक है। डेफिनेशन फॉर्म में आपने लिखना है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ, ठीक है। इस तरीके से आप इसको शो कर सकते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी नहीं है। और ये बोर्ड में बहुत बारी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। है क्वेश्चन सिंपल बहुत, लेकिन इंपॉर्टेंट है। नाउ इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? वाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस करती क्यों नहीं है, इसका एक बेसिक पॉइंट समझिए। ऐसा होता है, मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ट्रैवल करती है। चाहे इस तरीके से ट्रैवल करता हुआ दिखा दो, चाहे ऐसे दिखा दो, चाहे ऐसे करके ऐसे दिखाओ, एरो हमेशा होना चाहिए नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से अवे, ठीक है ना। बात यहाँ आती है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस करती क्यों नहीं है। सुनिए, ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे ना, तो वो टेंजेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। इस पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है तो हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ध्यान रखें। अब मान लेते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर गई। सपोज करिए, ये जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है ना, मैं इसका रिवर्स लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए हमारे केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई, और जब वो क्रॉस कर गई तो एक कॉमन पॉइंट आया। अब कॉमन पॉइंट आया तो दो टेंजेंट आप बना सकते हो। देखिए, एक टेंजेंट मैंने यहाँ दिखा दिया, दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ दिखा दिया, ठीक है। नाउ अब दो टेंजेंट मैंने बना दी, एक टेंजेंट यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ TA, दूसरा टेंजेंट हो गया TB। अब आप देखो, एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शन हो गए, क्योंकि दो दो टेंजेंट हो गई। अब टेंजेंट क्या दिखाता है हमको? डायरेक्शन दिखाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो एक ही पॉइंट पर हमने दो टेंजेंट जब बना दी तब दो डायरेक्शन हो गए। क्या एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं? बल्कि टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट नॉट पॉसिबल। ध्यान रखिए,
एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन कभी नहीं हो सकती हैं, दो डायरेक्शन एट वन कॉमन पॉइंट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस करती नहीं है। अब इसका आंसर लिखने का भी एक तरीका है, बड़ा सिंपल तरीके से हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। आंसर में आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, लेट अस कंसिडर, नोट कर लेना चाहो तो, लेट अस कंसिडर टू इलेक्ट्रिक लाइन्स क्रॉस each other. This means that we can draw two tangents at one point. This means there are two directions of electric field at one point. This is not possible. That is why two electric field lines, अब इलेक्ट्रिक लाइन्स बोलो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बोलो, never cross each अदर। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ये, ठीक है ना। दोबारा से देख लो, लेट अस कंसिडर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। हमने मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर गई। दिस मीन्स दैट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स एट वन पॉइंट। इसका ये मतलब है कि हम एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। दिस मीन्स दैट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट वन पॉइंट। इसका मतलब हुआ कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। इसी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट्स अफेक्टेड व्हेन इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। हाउ डज इलेक्ट्रिक फ्लक्स गेट्स अफेक्टेड पूछा है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q क्या होता है, Q का मतलब है चार्ज इनक्लोज्ड, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। नाउ चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब किसी भी बॉडी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है। ध्यान रखिए कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, एक चार्ज यहाँ दिखा रखा है, -3Q यहाँ दिखा रखा है, +4Q यहाँ दिखा रखा है, तो फ्लक्स जो होगा वो केवल इसी चार्ज की वजह से होगा। +4Q कंसिडर नहीं करोगे, -3Q कंसिडर नहीं करोगे, क्योंकि ये आउटसाइड द बॉडी आ रहा है। इसका मतलब होता है चार्ज इनक्लोज। कुछ बच्चे केवल Q का मतलब चार्ज याद कर लेते हैं। अब अगर सिर्फ चार्ज लिखोगे ना तो आप ये भी कंसिडर कर लोगे, ये वाला भी कंसिडर कर लोगे, जबकि ऐसा नहीं है, चार्ज इनक्लोज्ड। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस गेट्स अफेक्टेड व्हेन रेडियस इज इंक्रीज्ड। अब क्वेश्चन सुनिए, फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला तो ये है, कहीं रेडियस आ रहा है इसमें, रेडियस की टर्म देखो कहीं आ रही है, नहीं आ रही। इसका मतलब चाहे रेडियस आप बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, चाहे आप रेडियस डिक्रीज कर दो, चाहे आप रेडियस को कितना मल्टीपल टाइम्स बढ़ाओ या घटाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ निर्भर कर रही है चार्ज इनक्लोज्ड पे। ये तो एक कांस्टेंट है, तो इसको तो भूल ही जाओ। केवल चार्ज इनक्लोज्ड, इसकी वैल्यू जब आप चेंज करोगे तब फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो आंसर आएगा नो चेंज एज फ्लक्स through the surface depends only on the value of enclosed charge. Enclosed charge. फ्लक्स की वैल्यू केवल इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू के ऊपर निर्भर करती है। अगर इनक्लोज्ड चार्ज की वैल्यू चेंज करोगे, यानी कि Q की वैल्यू चेंज करोगे, तब जाके फ्लक्स चेंज होगा, अदरवाइज फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब ऑफ साइड L। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब। देखो जी, एक क्यूब हम बना लेते हैं, ये हमने एक क्यूब बना लिया। क्यूब की साइड हमको दे रखी है L, ठीक है, यहाँ पर L साइड दे रखा है।
अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। अब यहाँ पे सेंटर पे ना एक चार्ज रखा हुआ है क्यू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी कि फ्लक्स की वैल्यू हमको मांग रहा है। पासिंग थ्रू ईच फेस ऑफ द क्यूब, ध्यान दीजिएगा ईच फेस लिखा है। अब इसमें ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। अगर आपसे टोटल फ्लक्स मांगा गया होता, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, तो आंसर हम लिखते हैं क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्यूब की साइड तो कुछ भी ले लो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ्लक्स तो वैल्यू निर्भर करता है चार्ज की वैल्यू के ऊपर, ठीक है ना। तो चार्ज की वैल्यू क्यू दे रखी है तो हमने फ्लक्स का आंसर लिख दिया। अब हमको यहाँ पर बोला है फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब। अब क्यूब में कितनी फेस होती हैं? 6 फेसेस होती हैं। अब यहाँ पे आप समझो, एक फेस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक इसके बैक साइड वाला हो गया, ठीक है ना। तो 4 तो हो गई 4 वॉल्स, एक हो गई टॉप साइड और एक हो गई बॉटम साइड, यानी कि टोटल हो गई 6 फेसेस। अब 6 फेसेस का टोटल फ्लक्स कितना है? यहाँ मैंने लिखा 6 फेसेस के लिए टोटल फ्लक्स कितना आया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं 1 फेस का निकालूंगा बताइए तो क्या होगा? ये जो 6 है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर हम लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 1/6 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है देखिए, इफ़ अ चार्ज ऑन द बॉडी इज़ 1 नैनोकूलम। एक बॉडी के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो दिया है 1 नैनोकूलम। अब नैनोकूलम का मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक है। नाउ देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। अब हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू बता रहा है। ऑप्शनल क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस में आपको एक आंसर टिक करके आना है। 4 ऑप्शंस आपको दे रखी हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो कि यहाँ पर भी 6.25 है, इस ऑप्शन में भी 6.25 है, इस ऑप्शन में भी 6.25 है, तो 3 ऑप्शंस तो 6.25 के हैं। तो बहुत चांस है कि इन तीनों में से कोई ना कोई एक आंसर होने वाला है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको निकालने हो और ये क्यू दे रखा हो तो ये होता है क्वांटाइजेशन का क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन में आप क्या लिखते हैं? क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अब नंबर आपको निकालना है ना, तो कोशिश करो पॉजिटिव में निकालो, इससे आंसर को वेरीफाई करना ईजी हो जाता है। तो क्यू की जगह हमने लिखा 1 × 10⁻⁹ और n हमको चाहिए। e की जगह पे हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁹। अब ध्यान से देखिए, मैंने ना यहाँ पे प्लस माइनस दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया। अगर हमारा चार्ज नेगेटिव में होता तो मैं यहाँ लगा देता माइनस साइन, और अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव में है तो मैंने यहाँ छोड़ दिया प्लस साइन। इससे आंसर जो n की वैल्यू आएगी ना वो हमेशा पॉजिटिव में आ जाएगी और आंसर आपको वेरीफाई करना ईजी हो जाएगा। तो n का वैल्यू हमारा बनता क्या है? 1 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁹। अब -9 और -19 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बना माइनस का 10। अब आप देखो यहाँ पर ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10। तो कैलकुलेशन करते वक्त आपने ध्यान रखना है 10/16, और ये जो 10⁻⁻10 है ये ऊपर हो गया 10⁻10 बन गया। अब ऊपर आप ये देखो 10 है, डिनोमिनेटर में 16 है, तो न्यूमरेटर छोटा है, तो आप क्या करो ऊपर कर दो 100, तो यहाँ आ जाएगा 10⁹ डिवाइडेड बाय 16, ठीक है ना। अब आप देखो 10⁹ आ रहा है। 100 को जब आप 16 से डिवाइड करोगे तो 16 × 6 होता है 96। तो आंसर हुआ 6 पॉइंट समथिंग। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ, 6 पॉइंट पे आप पहुँच गए तो ऑप्शन है 6 पॉइंट 6 पॉइंट 6 पॉइंट, तीनों ऑप्शन में से एक होना चाहिए। लेकिन फाइनली आपके साथ 10⁻ कितनी आ रही है? 9। तो ऑप्शन हमारा बन गया बी। ऑप्शन बी क्या हो गया? 6.25 × 10⁹ ये होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू। इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहता है, व्हाट इज मेंट बाय स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑफ डाइपोल। अब सुनिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक इंपॉर्टेंट टर्म है। स्टेबिलिटी, पहले तो ये समझ लो कि स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम दो अलग अलग कंडीशन है। एक हो गया स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, इसको हम सिंगल कंडीशन मान रहे हैं, और इक्विलिब्रियम हम दूसरी कंडीशन मान रहे हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी रिलेटेड है एनर्जी से, और इक्विलिब्रियम रिलेटेड है टॉर्क से, ठीक है। अब दो बातें ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर डाइपोल के साथ वर्ड आ रहा है स्टेबल तो इसका मतलब क्वेश्चन में एनर्जी की बात हो रही है। डाइपोल के साथ वर्ड आ रहा है अनस्टेबल तब भी एनर्जी की बात हो रही है। डाइपोल के साथ वर्ड आ रहा है इक्विलिब्रियम तब टॉर्क की बात हो रही है। अब आप दूसरी बात सुनो, हम इक्विलिब्रियम जब भी बोलेंगे ना तो टॉर्क की वैल्यू 0 आनी चाहिए,
हमेशा याद रखो, इक्विलिब्रियम जब भी बोलोगे तो टॉर्क की वैल्यू 0 आनी चाहिए। स्टेबल आप जब भी बोलोगे तो एनर्जी आपकी मिनिमम आनी चाहिए। अनस्टेबल आप जब भी बोलोगे तो एनर्जी आपकी मैक्सिमम आनी चाहिए। ये पॉइंट नोट्स में ज़रूरी है, जानकारी भी ज़रूरी है, नोट डाउन कर लें। स्टेबल बोला तो एनर्जी मिनिमम होना चाहिए, अनस्टेबल बोला तो एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम बोला तो टॉर्क की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब पहला कॉलम है हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। दूसरा कॉलम है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 हो गया, यहाँ पर भी टॉर्क की वैल्यू 0 हो गई। स्टेबल में एनर्जी हमारी मिनिमम हो गई, अनस्टेबल में एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो गई। अब इसके लिए सुनिए, टॉर्क का जनरल फार्मूला होता है पी ई साइन थीटा, एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है माइनस पी ई कॉस थीटा। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा और टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, मैं थीटा की वैल्यू यहाँ लगाता हूँ 180 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0, क्योंकि साइन 180 0 होता है। नोट डाउन भी कर लेना इसको, साइन 180 0 होता है। और एनर्जी यहाँ पर मैंने लिखा पी ई माइनस का कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, तो यू की वैल्यू बन गई पी ई, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का मतलब मैक्सिमम। और टॉर्क कितना आया 0, कौन सी कंडीशन में, जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री थी। ध्यान दीजिएगा, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री इस केस में। अब आ जाओ स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क की वैल्यू 0 चाहिए, एनर्जी की वैल्यू मिनिमम चाहिए। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू लगाओ 0 डिग्री, टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी पी ई साइन 0, साइन 0 0 होता है, तो टॉर्क की वैल्यू हो गई 0, यानी कि इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे फिर से थीटा की वैल्यू 0 लगाओ, तो u की वैल्यू बन गई माइनस पी ई कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, तो u की वैल्यू बन गई माइनस पी ई, यानी कि नेगेटिव एनर्जी। और नेगेटिव एनर्जी का मतलब मिनिमम एनर्जी। इस बात को आपको याद रखना चाहिए कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 0 होनी है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होनी है। अब इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है? थीटा की वैल्यू 180 डिग्री का मतलब, नोट डाउन कर लें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और टॉर्क की वैल्यू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 0, सॉरी टॉर्क 0 नहीं, थीटा 0 की वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत सिंपल पॉइंट है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। दोबारा से सुन लीजिए कि अगर आप थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख रहे हैं, इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट रखा है। एंटी पैरेलल का मतलब होता है ऑपोजिट। और अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को पैरेलल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब इसकी भी एक छोटा सा डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट इस तरफ होना चाहिए। ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है एंटी पैरेलल। और अगर आपने पैरेलल लगाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रहा है, डाइपोल मोमेंट भी ऐसे जा रहा है। दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये कंडीशन है स्टेबल इक्विलिब्रियम का और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इन द गिवन डायग्राम डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस। सबसे पहले तो एक बात याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेसिक फॉर्मूला यही है। Q का मतलब चार्ज इनक्लोज्ड। याद रखिए, दोबारा से लिख रहा हूं मैं, चार्ज इनक्लोज्ड। एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसको आप इस तरीके से लिखते हैं E.ds, लेकिन वो दूसरी जगह इस्तेमाल होता है। उसके भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। पहले हम ये जनरल क्वेश्चन को कवर करते हैं। देखिए, जो S बॉडी है, एक प्रकार से उसने 3 चार्जेस को इनक्लोज कर रखा है। आप देखो, S सरफेस के अंदर या क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज आ रहा है Q, दूसरा आ रहा है 2Q, तीसरा आ रहा है -8Q। तो अगर हम टोटल इनक्लोज्ड चार्ज की बात करेंगे, इनक्लोज चार्ज, तो ये बन जाएगा Q + 2Q - 8Q। तो यहाँ हो गया 3Q - 8Q और फाइनल आंसर हो गया -5Q। तो टोटल इनक्लोज चार्ज की वैल्यू हो गई -5Q। तो फ्लक्स की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -5Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पे हो सकता है आपके मन में डाउट आए कि नेगेटिव चार्ज कैसे आ गया। याद रखिए नेगेटिव फ्लक्स भी होता है। नेगेटिव फ्लक्स का दूसरा नाम होता है इनवर्ड फ्लक्स। अगर ये टोटल पॉजिटिव चार्ज होता तो हम उसकी जगह लिख देते आउटवर्ड फ्लक्स, लेकिन इस क्वेश्चन में फिलहाल इनवर्ड फ्लक्स और टोटल फ्लक्स की वैल्यू ये आएगी -5 Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इसमें 3Q चार्ज कंसिडर नहीं होगा, ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि ये बॉडी के बाहर लाई कर रहा है। हमने कंसिडर करना होता है बॉडी के अंदर जो चार्ज है, इनक्लोज्ड चार्ज। ठीक है जी। देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा है, 2 point charges +Q and -Q are placed at the vertices B and C as shown. Triangle ABC is equilateral with side A. Determine the magnitude of net electric field at point A. देखिए हमको ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है ABC, साइड हमको दे रखी है A और B पॉइंट पे एक चार्ज है +Q, C पॉइंट पे एक चार्ज है -2Q। हमको बोलता है इन दोनों की वजह से इस A पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। ठीक है जी, हमको ये कैलकुलेट करके लाना है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, A के आसपास कितने चार्ज हैं, एक B पे चार्ज है, एक C पे चार्ज है। तो B का जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे। तो मैंने लिख दिया EB। ध्यान दीजिएगा चार्ज की मैग्नीट्यूड से ना, सॉरी चार्ज के नेचर से पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है नेचर उसका कैसा है। ठीक है, नाउ नेचर से आप डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हो। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो गई, तो EB मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है। अब C पॉइंट पे जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी चार्ज होती है, तो हमने इसका डायरेक्शन नीचे को दिखाया है। ये हो गया हमारा EC। अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा। मैं उसको इस तरीके से बना देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नाउ सबसे पहले तो आप EB की वैल्यू देखो क्या आएगी। नाउ EB आएगा 1/4πε0, चार्ज है हमारा Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है हमारा A²। इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ KQ/A²। 1/4πε0 को हमने लिख लिया K। नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं लिखता हूँ EC का वैल्यू आएगा K का मतलब 1/4πε0। चार्ज की वैल्यू कितनी है 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है A से लेकर के C तक का, वही A²। नाउ दिस इज दी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि यहाँ पे तो ठीक है मैंने Q की वैल्यू पॉजिटिव रखी है, यहाँ पर मैंने 2Q के साथ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया। नेगेटिव साइन का यूज़ करके आप ऑलरेडी डायरेक्शन फाइंड आउट कर चुके हो। ये जो डाउनवर्ड एरो दिखा रहे हो आप, ये किस तरीके से बताया आपने, ये नेगेटिव साइन यहाँ लिखा है, इस वजह से आपने ये नेगेटिव एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाया है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव यहाँ पे अब दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखें कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूमेरिकल आए तो उसमें नेगेटिव साइन को फॉर्मूले में ना रखो, उसका यूज़ करके डायरेक्शन निकाल लो। ठीक है ना। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं रिजल्टेंट का, R = √A² + B² + 2AB cos थीटा। सिमिलर वे में A की जगह पे लगा दोगे AB, B की जगह लगा दोगे EC और cos थीटा इसकी जगह लगा दोगे 120। क्यों 120 आएगा, सुनिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए। अब ये होता है लीनियर पेयर, उसमें से 60 डिग्री लेस कर दो तो ये हमारे पास क्या बचा 120 डिग्री। ठीक है ना। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालेंगे, उसको लिखने का तरीका है EB का स्क्वायर EC का स्क्वायर + 2EB × EC × cos 120। अब EB की वैल्यू प्लेस कर दो KQ/A², इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है, ध्यान रखें गलती ना हो जाए। EC की जगह पे K 2Q/A² का होल स्क्वायर, फिर आ गया 2EB × EC। 2 हमने ऐसे लिखा, EB की जगह लिखा हमने KQ/A², EC की जगह लिखा K × 2Q/A²। cos 120 याद रखिए cos 120 होता है -1/2, तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो सिंप्लीफाई करेंगे हम, यहाँ पर बन जाएगा ये हमारा K² Q² डिवाइडेड बाय A⁴। यहाँ बन जाएगा K², 2Q का स्क्वायर करोगे तो बन जाएगा 4Q² डिवाइडेड बाय A⁴। अब ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, K × K², ये बन गया आपका 2Q² डिवाइडेड बाय A⁴। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, इसमें से जितना चीज़ कॉमन आ सकती है कॉमन ले लो। K² कॉमन आ गया, Q² कॉमन आ गया, A⁴ कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा 1, यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा -2। तो फाइनली आपकी ये वैल्यू सिंप्लीफाई होके बन गई K²
क्यू स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 इंटू 3, 4 + 1 5, 5 - 2 3। अब जितना कॉमन ले सकते हो वो भी रूट के बाहर ले लेंगे, अब तो कॉमन तो हमने ले ही लिया, तो ये हो गया k, ये हो गया q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ए टू द पावर 4 का हाफ रह जाएगा और यहाँ आ गया √3। तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बनेगी दैट वुड बी k का वैल्यू 1/4πε0 q अपॉन ए स्क्वायर इंटू √3। दिस इज़ द फाइनल आंसर, नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। करा कैसे था? पॉजिटिव। पहली बात तो एक याद रखो कि एक पॉइंट जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है ना, उसके आसपास देखो कितने चार्जेस हैं। उसके आसपास 2 चार्ज हमको दे रखे हैं तो दोनों का असर आएगा। अब ए का जो पॉजिटिव नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बना दी, बी का नेगेटिव नेचर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स बना दी, ठीक है ना। फिर दोनों के बीच में हमने एंगल ढूंढ लिया कि कितना एंगल है, उसके बाद रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगा दिया। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फाइनल कैलकुलेशन आपकी हो गई इस तरीके से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन 4.3 नैनोमीटर अपार्ट इज। ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमको पूछा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि पी की वैल्यू हमसे मांगी है। पी का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, चार्ज का वैल्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसको आप डाइपोल लेंथ भी बोलते हो। यूनिट इसकी क्या आती है? कूलम मीटर। चार्ज का यूनिट कूलम, 2a का यूनिट यानी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो कूलम मीटर। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना सबसे पहले ये देखा करो कि यूनिट मैच कर रही है क्या। अब आप देखो इसकी मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये यूनिट मैच कर रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्टली ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत आसानी से ट्रिक्स का यूज़ करके मतलब समय बचाते हुए आंसर बता सकते हैं। अब एक पॉइंट तो ये है कि भाई कूलम मीटर एक ही ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर होगा, ये तो डेफिनेट हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए चारों की यूनिट कूलम मीटर दी होती कूलम मीटर दी होती, फिर तो आपको सारा कैलकुलेट करना पड़ता। तो मैं आपको सारा कैलकुलेशन भी करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे एक बात और देखो आप, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज की वैल्यू सेम होती है ना। एक का चार्ज नेगेटिव है, एक का पॉजिटिव है, दैट इज़ डिफरेंट केस। बट हमको डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज चाहिए, तो हम क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। डिस्टेंस हमको दे रखा है 4.3 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, तो ये बन गया कूलम मीटर, ठीक है। नाउ 10⁻⁻9 और -19 कितना हो गया 10⁻⁻28। 1.6 और 4.3, देखो इसको ऐसे करने का तरीका देखो, ये 16 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, 16 इंटू 4 जब मल्टीप्लाई करते हो तो वो 64 आता है। अब डेसिमल वैल्यूज़ हैं तो ये लगभग 6.4 बनेगा, है ना। अगर हम केवल 16 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6.4 बन जाता है। लेकिन हमारे पास 4.3 है तो जाहिर है कि हमारा आंसर इसके लेवल से मैच कर जाएगा। तो मैं डायरेक्टली लिखने लगा हूँ 6.88 इंटू 10⁻⁻28। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये तरीके यूज़ आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो जाएगा, सब्जेक्टिव फॉर्मेट में आएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, डायरेक्टली उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल शॉर्ट में 1.6 इंटू 4.3 को हम लिख लेते हैं 6.88, ठीक है जी। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, बस ये याद रखो कि यूनिट्स का पता लगा करके भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में समय बचा सकते हो बहुत ज़्यादा। नाउ इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड एंड देयर डिस्टेंस इज हाफ्ड, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिकम्स n टाइम्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। क्या पॉइंट है, सबसे पहले सुनिए। एक चार्ज ले लेते हैं Q1, दूसरा चार्ज ले लेते हैं Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस हमने ले लिया R, ठीक है ना। अब यहाँ पर ना एक चीज़ है थोड़ा समझने की ज़रूरत है, डिस्टेंस को कितना कर दिया हमने, हाफ। नए केस में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा हाफ, यानी कि R/2। अब यहाँ पे हमने लिखा हमको एक और चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, ईच ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस आर डबल्ड। अब यहाँ पे ना कई बार तो दिया होता है आइडेंटिकल चार्जेस, आइडेंटिकल चार्जेस होता तो Q और Q दोनों ले लेते, लेकिन यहाँ पे ना एक वर्ड आइडेंटिकल का जुड़ा नहीं है, यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको Q1 Q2 ऐसे ही रहने देंगे। अब सबसे पहले तो फोर्स की वैल्यू निकालो, मैं इसको F1 ले लेता हूँ, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे जो चार्जेस हैं उसकी वैल्यू डबल कर दी गई, चार्जेस आर डबल्ड, यानी कि ये हो गया 2Q1 और यहाँ पर हो गया 2Q2 और डिस्टेंस हमारा हो गया R' इज इक्वल टू R/2। तो जो नया फोर्स है वो हमारा है F', वो हो गया K
Q1 की जगह आप लिखेंगे 2Q1, Q2 की जगह आप लिखेंगे 2Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह आप लिखेंगे r/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली f डैश बिकम्स k, 2 इंटू 2 हो गया 4, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 4। अब आप देखो ये 4 रेसिप्रोकल के ऊपर जाएगा तो फाइनली बन जाएगा 16। अब 16 तो मैंने पहले लिख दिया k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। नाउ f डैश की वैल्यू आ रही है 16 k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पे f की वैल्यू जो जनरल f1 लिखो या सिर्फ उसको f भी लिख लोगे तो भी काम चल जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था। अब मैंने क्या करा, दिस इज सेकंड इक्वेशन, नाउ दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा। ऐसा जानबूझ के कर रहा हूँ मैं, ईजी हो जाएगा, वरना आप डायरेक्ट दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं। हमने लिखा f डैश डिवाइडेड बाय f, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करा तो f डैश की वैल्यू को f से डिवाइड करो। f डैश की वैल्यू है 16 k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय f की वैल्यू है k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नाउ k से k कैंसिल, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो गई, फाइनल आंसर कितना आया 16। तो f डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स f। तो यहाँ पे हमको बोला गया था कि फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिकम्स n टाइम्स। अब वो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 16, तो ऑप्शन नंबर डी। दोबारा से एक बार देख लो, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस है r, हमने जनरल फॉर्मूला लगा दिया कूलम्स लॉ का। अब ये वैल्यू आई हमारी, उसके बाद पहले चार्ज को भी डबल करा, दूसरे चार्ज को भी डबल करा, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस r था उसको आधा कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो f डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी k, Q1 की जगह हमने लिखा 2Q1, Q2 की जगह हमने लिखा 2Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की जगह हमने लिखा r/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करी तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। नया फोर्स, ध्यान दीजिएगा, नया फोर्स कौन सा था f डैश, नया फोर्स ये ऑफ इंट्रैक्शन बिकम्स n टाइम्स, न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकम्स n टाइम्स द ओरिजिनल फोर्स। ओरिजिनल फोर्स है हमारी f, तो आंसर आ गया हमारा 16। An electric dipole placed in a non-uniform electric field experiences, ओके, चार ऑप्शन हमको दे रखे हैं। डाइपोल कहाँ रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसको समझने के लिए ना सबसे पहले आप एक काम करो, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ। क्वेश्चन में दिया है नॉन यूनिफॉर्म, आप यूनिफॉर्म बनाओ। एक डाइपोल इस तरीके से रख लो, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नाउ डाइपोल हमने इस तरीके से रख लिया, इसको मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज, इसको मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज। अब सुनिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्टार्ट होती है ना वो पॉजिटिव रीजन से स्टार्ट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाती है, नेगेटिव रीजन की तरफ जाती है। अब ये पॉजिटिव चार्जेस को कौन अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव रीजन, तो नेगेटिव रीजन एक फोर्स लगाएगा इसके ऊपर। पॉजिटिव रीजन इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो भी F होगी। और ये फोर्स एक दूसरे के होंगी ऑपोजिट। इस क्वेश्चन का इलेबोरेशन बहुत अच्छे से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला फोर्स जो लेफ्ट साइड लग रहा है और ये वाला फोर्स जो राइट साइड लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन है ऑपोजिट, तो नेट फोर्स हमारी कितनी हो गई, नेट फोर्स 0। ऑपोजिट डायरेक्शन भी है और वैल्यू भी दोनों की सेम होगी, F इज इक्वल टू क्यू ई। यहाँ पर भी F इज इक्वल टू क्यू ई आएगा और यहाँ पर भी F इज इक्वल टू क्यू ई आएगा। तो दोनों वैल्यूज़ भी बराबर हैं और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो नेट फोर्स आपकी हो गई 0। लेकिन टॉर्क 0 नहीं होगा, टॉर्क होगा पी ई साइन थीटा। टॉर्क के लिए याद रखिए एक सिंगल फोर्स चाहिए होता है। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का जनरल फॉर्मूला यही होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या होगा, यहाँ पर इसको समझना चाहिए आपको कि फोर्स की नेट फोर्स तो 0 है बट नेट टॉर्क 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टॉर्क निकालने के लिए किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, चाहे ये वाले फोर्स का लगा दो चाहे ये वाले फोर्स का लगा दो, नेट फोर्स नहीं चाहिए होता। वाइल कैलकुलेटिंग टॉर्क, ये मैं लिख भी रहा हूँ, वाइल कैलकुलेटिंग टॉर्क only magnitude of either of the force is required, net force is not required। ये ध्यान रखिएगा, इसमें नेट फोर्स नहीं चाहिए होता है, ठीक है। अब नेट फोर्स 0 है लेकिन नेट टॉर्क 0 नहीं है जब आपका डाइपोल किसके अंदर रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। अब क्वेश्चन में क्या था हमारे पास
कि डाइपोल मोमेंट, डाइपोल कहाँ पे रखा हुआ है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब आप नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो दोनों चीज़ें लगेंगी, फोर्स भी लगेगा, टॉर्क भी लगेगा। ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है भाई, नो टॉर्क नो फोर्स, ये तो बिल्कुल गलत है। दोनों चीज़ें लगेंगी, टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी लगेगा। नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होता नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ओनली टॉर्क बट नो फोर्स, ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस, और ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ओनली फोर्स बट नो टॉर्क, अगर फोर्स लग रहा है तो टॉर्क लगना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सेकंड नंबर का केस और फोर्थ केस तो पॉसिबल ही नहीं है। जो थर्ड नंबर का केस है, सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। In a region of intensity of electric, in a region the intensity of electric field is given by, okay, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको गिवन है वेक्टर फॉर्म में, न्यूटन पर कूलम इसका बेसिक यूनिट होता है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस इज इक्वल टू 10 आई कैप मीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे आप देखो फ्लक्स का फॉर्मूला लगेगा ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट लगेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, एफ इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और छोटी सी समझ लो आप, देखो ऐसा होता है, वैसे जो ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ना उसके साथ आप डी एस लगा सकते हो, लेकिन जब आपको डायरेक्टली एस गिवन हो ना तो इंटीग्रेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आप डायरेक्टली लिख दो ई डॉट डी एस, ई डॉट एस, सॉरी बल्कि एस ऐसे ही लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ये बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, डॉट प्रोडक्ट लगाया। अब s के साथ आप देखो सिर्फ लिखा 10i, अब यहाँ मैंने लिख दिया 10i, तो j कितना हो जाएगा 0, 0j और 0k। अब डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो i को i से मल्टीप्लाई करते हैं, j को j से और k को k से। तो 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 0, j को j से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आ गया k को k से मल्टीप्लाई करना है, k इंटू, सॉरी k नहीं आएगा यहाँ, 1 आएगा, 1 इंटू 0। तो ये बन गया 20 प्लस 0, फाइनल आंसर हो गया 20। अब आप यहाँ देखो इस ऑप्शन में क्या था, इसमें यहाँ पे आप देखिए हमको चारों यूनिट सेम दे रखी हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, चारों यूनिट सेम दे रखी हैं। इसका मतलब हम यूनिट का देख कर, यूनिट को चेक करके तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, हमको कैलकुलेशन इसमें करके ही लाना पड़ेगा। तो इसमें ये तरीका यूज़ करें, ई डॉट डी एस। याद रखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ई डॉट डी एस। जहाँ पे जो सूटेबल हो वही लगाना। अगर इनक्लोज चार्ज का केस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और अगर डॉट प्रोडक्ट का या वेक्टर फॉर्म में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। सिंपल वे में करा है, डॉट प्रोडक्ट निकाला है, आई को आई से, जे को जे से और के को के से। An electron enters uniform electric field maintained by parallel plates and of value E वोल्ट पर मीटर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, वोल्ट पर मीटर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये भी यूनिट होती है। विद अ वेलोसिटी ऑफ v मीटर पर सेकेंड। द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड इज, ओके देखो जी सुनो, एक प्लेट हमने ले ली पॉजिटिव, एक काम करते हैं इसको, पैरेलल प्लेट्स हमको दे रखा है ना। अब पैरेलल प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो पैरेलल प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दो पैरेलल प्लेट्स हो गई, इसके बीच में ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दो। तो एक प्लेट कैसी है आपकी पॉजिटिव, दूसरी प्लेट आपकी कैसी है नेगेटिव। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाया जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है ई, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन लिख लेता हूँ, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है v। अब इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, देखिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ये उसका सिंबल है। अब नेगेटिव चार्ज को कौन सी प्लेट अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव वाली, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ माइग्रेट करेगा, ठीक है। ये एक तो ये केस हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझो, द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय d, तो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको d। एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओके हमको एक्सेलरेशन चाहिए। अब सुनिए ज़रा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। और अब ये समझना क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। F इज इक्वल टू क्यू की जगह पे हमने क्या लिखा, एनी। क्वांटाइजेशन के हिसाब से एनी लिख सकते हो ना आप। अब मैं पॉजिटिव वैल्यू लेके चल रहा हूँ, क्यू इज इक्वल टू एनी इंटू ई।
हालांकि प्लस माइनस एनी भी चलता है, लेकिन आप डायरेक्टली इस टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हो ये बात। ना एक जगह फोर्स का फॉर्मूला आया एम ए, एक जगह फोर्स का फॉर्मूला आया एन ई ई, तो मैंने क्या करा, दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग एम ए इज इक्वल टू एन ई ई। अब आप यहाँ पे देखो, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में गिवन है एन इलेक्ट्रॉन, एन का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिखा एम ए इज इक्वल टू ई इंटू ई, यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा ई डिवाइडेड बाय एम। बहुत ही अच्छा केस है, बहुत सिंपल पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई, इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होगा, जाहिर है क्योंकि पॉजिटिव प्लेट इसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव प्लेट इसको रिपल करेगी। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में, यहाँ पर हमको क्वेश्चन में दिया है v, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E, दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d। ठीक है जी, तो हमने क्या करा, फोर्स की वैल्यू जनरल फॉर्मूला रखा फोर्स का, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में फोर्स का फॉर्मूला रखा, क्वांटाइजेशन के हिसाब से Q इज इक्वल टू एन ई लगाया, एन की जगह पे 1 लगाया क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला वैल्यू दोनों को हमने इक्वेट करा, दोनों फोर्सेज हैं, यहाँ से हमने ए की वैल्यू कैलकुलेट कर ली ई बाय एम। तो अब चारों ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी भी जचता है कभी कभी अगर आप नेगेटिव साइड की बात करो, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जब तक कोई खास कंडीशन ना दी हो या आपसे डायरेक्टली ना मांगा हो कि विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओ, तो उसमें आप माइनस साइन ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो वो भी चीज़ें कवर हो जाएंगी, मैं हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल इसमें आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक कर सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 2 चार्जेस 2 इंटू 10⁻³ माइक्रो कूलम। ध्यान दीजिएगा, पहले चार्ज की जो वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ माइक्रो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये बन गया चार्ज हमारा। ठीक है, दूसरा चार्ज हमको दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁴ माइक्रो कूलम, तो Q2 की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻�6 माइक्रो की जगह पे, तो 3 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। दे आर सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है। डिटरमाइन नेट कूलम फोर्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कूलम फोर्स का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R², कूलम फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और K की जगह आप लगाएंगे 1/4/ε0, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ रख दो, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹, पहले चार्ज की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁹, दूसरे चार्ज की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कर लो तो 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद हो गया होल स्क्वायर। फाइनली सिर्फ अब कैलकुलेशन बचता है, देखिए करने का तरीका, ये और ये चीज़ कैंसिल हो गई, -9 और +9 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 इंटू 9 हो गया 54, तो 54 तो ये आ गया, 10⁻ बन गया -10 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4, अब -4 नीचे है -10 ऊपर है, तो ये बन जाएगा -6। कैलकुलेशन ध्यान से करना, इसमें गलती ना हो। तो 54 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 10⁻⁻6। अब आप 54 को जब आप 25 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 25 इंटू 2 50, तो डेसिमल लगाया 4 बचा 0, तो ये आ गया 2.1 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। अब 2 डेसिमल प्लेस तक भी आप जा सकते हो, 15 बचेगा 150, तो ये बन जाएगा 2.16, ठीक है ना जी। तो 2.16 इंटू 10⁻⁻6 ये बन गया हमारा न्यूटन। ध्यान दीजिएगा 10⁻⁻6 को माइक्रो भी बोलते हैं, तो 2.16 माइक्रो न्यूटन भी लिख सकते हो। कई बार इसी तरीके के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में भी आ जाते हैं, तो सिंपल फार्मूला है, बस ये ध्यान रखें कि जो डिस्टेंस है वो मीटर में होना चाहिए, चार्जेस की वैल्यू माइक्रो में नहीं चलेगा, उसको कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। माइक्रो की जगह पे 10⁻⁻6 दोनों जगह लगाया हमने, उसके बाद हमने वैल्यू प्लेस कर दी। और दूसरी बात, अभी अगर हमको कुछ क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं है ना, तो सिर्फ आप निकालोगे एयर या वैक्यूम का केस, एयर या वैक्यूम, जिसमें आपने लगाना है 1/4πε0, ठीक है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ये।
A sphere S1 of radius R1 encloses a charge Q. Another concentric sphere S2 of radius R2 encloses 2Q. Find the ratio of electric flux through S1 and S2. Okay. पहले स्फीयर दिया है S1, दूसरा स्फीयर है S2. पहले का नाम है S1, दूसरे का नाम है S2. और क्वेश्चन में ना पहले आया है S1, तो हमको निकालना होगा फ्लक्स ऑफ S1 डिवाइडेड बाय फ्लक्स ऑफ S2. हमको चाहिए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. ठीक है ना, रेशियो का मतलब आप डिवाइड कर दो और पहले जिसका नाम आया उसको पहले ऊपर रखो, न्यूमरेटर वही होना चाहिए. तो एक स्फीयर है S1, इसका रेडियस हमको R1 दे रखा है और इसके अंदर चार्ज कितना मौजूद है, Q. अब बताओ आप फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. Q का मतलब चार्ज इनक्लोज्ड. अब S1 जो स्फीयर है हमारा पहले वाला, उसके अंदर कितना चार्ज मौजूद है, कि कैपिटल Q. तो फ्लक्स ऑफ S1 हो जाएगा कैपिटल Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही जनरल फॉर्मूला है. अब आ जाओ आप दूसरा जो हमारा स्फीयर दिया हुआ है, बड़ा वाला जो स्फीयर है S2, उसके अंदर एक चार्ज तो है 2Q और ये जो Q है वो भी इसी के अंदर काउंट होगा. तो टोटल चार्ज इसका क्या हो गया, 2Q प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. इसको समझना चाहिए भाई. S1 जो स्फीयर है उसका जो फ्लक्स होगा हमारा वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और जो S2 स्फीयर है उसका फ्लक्स होगा टोटल चार्ज 2Q प्लस Q, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो ये एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो गया, तो Q अपॉन 3Q, Q से Q कैंसिल, फाइनली रेशियो वुड बी 1/3. दैट मीन्स फ्लक्स ऑफ S1 इज टू फ्लक्स ऑफ S2 इज गिवन बाय 1:3. नाउ दिस इज द आंसर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना. होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ये.